नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो आपके पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ जाते हैं जिसके बारे में हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके हम जो है वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है और बहुत सारे बच्चों ने जो है वो रिक्वेस्ट किया था कि सर एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट ही करवा दीजिए। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि एक जो है वो ग्लैंड को लेके हम जो है उसको कंसेप्ट को क्लियर नहीं मान सकते, हमें पूरी ग्लैंड को जो है वो 1 बाय 1 करके जो है वो स्टडी करनी थी। तो इसी कड़ी में हमारे पास में हमने जैसे क्लास बनाई थी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसमें हमने जो है वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के बारे में, हार्मोन्स, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था और जो हमारे पास में मेन ग्लैंड्स थी उनके बारे में और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में जो है वो थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। उसके बाद में जो है वो हमने 1 बाय 1 करके जो है वो एक दिन के अंदर जो है वो एक ग्लैंड को लेते हैं। हमने शुरुआत की थी सबसे पहले जो हमने हाइपोथैलेमस कंप्लीट किया था, देन उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में हमने जो है वो थायराइड ग्लैंड कंप्लीट किया था और थायराइड ग्लैंड के बाद में जो है वो हमने पैराथायराइड ग्लैंड कंप्लीट किया था और पैराथायराइड के बाद में जो है वो पैनक्रियाज ग्लैंड जो है वो कंप्लीट किया था। इस तरीके से हमारे पास में जो है वो टोटल 5 ग्लैंड जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और हर एक क्लास के अंदर जो है वो एक ग्लैंड को डिस्कशन करते हैं, उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स वो कहाँ पे सैचुरेटेड होती है, किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होती है, उससे रिलीज होने वाले हार्मोन किस तरीके से फंक्शन करते हैं। देन उसके बाद उसकी एबनॉर्मलिटी, यानी कि अगर हाइपोसिक्रेशंस हो जाएगा तो कौन सी डिजीज हो जाएगी और हाइपर सिक्रेशंस हो जाएगा तो कौन सी डिजीज हो जाएगी। तो जो बच्चे आज ही क्लास में जुड़ रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पहले वाली क्लासेस जो है वो जरूर देखिए और खास तौर से जो है वो हाइपोथैलेमस तो जो है वो जरूर देखिएगा क्योंकि हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन सीधा अफेक्ट करता है कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी से ग्लैंड से जो है वो हार्मोन रिलीज होता वो बाकी अदर ग्लैंड पे जो है वो इम्पैक्ट डालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेनल ग्लैंड से हालांकि जो है मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, बहुत सारे हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको कंट्रोल कौन करता है? उनको कंट्रोल करता है हमारे पास में ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो है वो हार्मोन। तो वो कहाँ से सीक्रेट होता है दोस्तों? वो हमारे पास में रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कहाँ से वो सीक्रेट होता है? हमारे पास में एंटीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन उसको भी कौन सा कंट्रोल करता है? हमारे पास में एडिनोकोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है और वो कहाँ से रिलीज होता है? वो हमारे पास में जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है। ये सारे हार्मोन्स आगे 1 बाय 1 करके आएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप इस क्लास को ले रहे हो तो एक बार जो है हमारे पास में पीछे जो क्लास हो चुकी है, ठीक है, तो इसमें स्पेशल हमारे पास में जो है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बार बार यहाँ पे जिक्र करूंगा कि ACTH जो है वो रिलीज होता है, ACTH जो है पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ACTH जो है वो कहाँ से रिलीज होना चाहिए। साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये ACTH को जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है, इसलिए भी जरूरी है। और आगे जब हम इसकी एबनॉर्मलिटीज पढ़ेंगे तो इसमें हार्मोन की जो डेफिशिएंसी आएगी हमारे पास में, ठीक है, तो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ग्लैंड से ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ गई है और उससे जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, ठीक है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें समझ में आता है। लेकिन सपोज कीजिए हमारे पास में कि ACTH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है वो सीक्रेट नहीं हो रहा, एड्रिनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ध्यान से समझो, कंसेप्ट क्लियर देखो कि एड्रिनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, एड्रिनल ग्लैंड ठीक काम कर रही है, लेकिन उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन ACTH वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? वो पिट्यूटरी से। अब पिट्यूटरी उस हार्मोन को जो है वो सही तरीके से रिलीज नहीं करी है। अब गलती किसकी? पिट्यूटरी की। अफेक्ट कौन कर रहा है? बाकी ऑर्गन। और इल्जाम किस पे आ रहा है? एड्रिनल ग्लैंड पे। इसलिए ये सारी चीजें एक दूसरे से जो है वो जुड़ी हुई है, इसलिए मैं कहता हूं कि उसको जो है पहले फिनिश कीजिए। तो देन सबसे पहले आप हाइपोथैलेमस को कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद जो है वो बाकी ग्लैंड को कंप्लीट कीजिए। हालांकि थायराइड इससे ज्यादा जो है वो कोरिलेट नहीं है, पैराथायराइड नहीं है, पैनक्रियाज नहीं है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड से डायरेक्टली जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो है वो कोरिलेट है। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि इस ग्लैंड से हार्मोन जो रिलीज होते हैं ना वो बहुत सारे ऑर्गन्स को जो है वो इफेक्ट डालते हैं। बीपी में ये इफेक्ट डालते हैं, मेटाबॉलिज्म में ये इफेक्ट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में जो है वो इफेक्ट डालते हैं। देख
देन इम्यूनिटी में जो है वो है इफेक्ट डालते हैं, इम्यूनो सप्रेशन में इफेक्ट डालते हैं। तो ये बहुत सारे जो है वो हार्मोन को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। कोर्टिसोल है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, देन उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, एल्डोस्टेरोन है, ये सारे के सारे जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए 1 बाय 1 करके जो है इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हमने जो है वो हाइपोथैलेमस को फिनिश कर लिया है। हाइपोथैलेमस हमारे पास में कंप्लीट है। देन उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास में कंप्लीट है। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कंप्लीट है। थाइमस हम सबसे लास्ट में लेंगे और पैनक्रियाज जो है हमारे पास में कंप्लीट है। आज हमारे पास में पढ़ी जाएगी दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड, या जिसको हम कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि किडनी का दूसरा नाम हो गया हमारे पास में रीनल, और ये रीनल के जो है जस्ट ऊपर होती है, इसलिए इसको बोला हमारे पास में सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, 1 बाय 1 करके जो है इसके बारे में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड, जो कि अभी बताया आपको। सुप्रा क्यों? सुप्रा हो गया मतलब ऊपर, यानी कि सुपीरियर साइड में जो प्रेजेंट होने वाली चीज है उसको बोलते हैं सुप्रा। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक सुप्रारीनल ग्लैंड है, या इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी जो है वो कहते हैं। सुप्रारीनल क्यों? क्योंकि किडनी के ऊपर जो है वो सेचुरेटेड होती है। इट इज एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड आर एंडोक्राइन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि एसेंशियल है किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जब भी हमारे पास में स्ट्रेस आता है, फ्लाइट एंड फ्लाइट का ऑप्शन आता है, या हम कहें कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का मेन रोल आता है, तो वो यहीं से जो है वो प्ले होता है। एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। एल्डोस्टेरोन आपने नाम सुना होगा और रास मैकेनिज्म आपने सुना होगा। ठीक है, रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन जो है वो सिस्टम, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी जो है मेन रोल प्ले करता है, और इलेक्ट्रोलाइट में भी कौन सा? स्पेशली सोडियम और पोटेशियम में जो है वो मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एल्डोस्टेरोन है वही डिसाइड करता है कि सोडियम अंदर रहेगा या पोटेशियम जो है वो अंदर रहेगा, कौन सी चीज जो है वो बाहर जाएगी। ये सारा का सारा डिपेंड कौन करता है? हमारे पास में एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड से, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड दैट इज कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड, वो हमारे लिए एंडोक्राइन ऑर्गन का जो है वो मेन पार्ट होता है। इससे एसेंशियल हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये हमारे पास में जो है वो किडनी है, और किडनी के ऊपर जस्ट जो है वो केप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे तो ये अर्धचंद्राकार होती है, लेकिन केप लाइक स्ट्रक्चर है। दोनों किडनी के ऊपर जो है वो एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारे पास में जो है वो एड्रिनल ग्लैंड कितनी होती है? 2 होती है, 1 पेयर होती है, दोनों किडनी के ऊपर आती है। जो लेफ्ट किडनी के ऊपर होती है उसको लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, और जो राइट किडनी के ऊपर होती है उसको राइट किडनी ग्लैंड बोलते हैं, या राइट एड्रिनल ग्लैंड जो है वो बोलेंगे। अब इसी का अगर हम सेक्शन काट के देखें तो इस तरीके से आपको जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई देगी। बाहर जो है वो एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल बिल्कुल जो है वो बारीक आवरण होता है, एक तरीके से जो है वो लेयर होती है। आगे पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक पूरा जो है वो एक आवरण होता है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं उसी तरीके से। फिर उसके बाद एक मेजर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और दूसरी होती है हमारे पास में मेंडुला। कॉर्टेक्स जो हो अप्रोक्सीमेटली 80% हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स ही बनाता है, और इससे जो हो बेसिकली हमारे पास में जो है वो 3 हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन, या हम कहते हैं सेक्स हार्मोन। और जो मेंडुला है उससे हमारे पास में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं एड्रेनलिन और नोरएड्रेनलिन, या हम कह सकते हैं एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। क्लियर है? 1 बाय 1 करके डिटेल से पढ़ेंगे। आप बस कॉपी पेन हाथ में निकाल लीजिए और अच्छे से समझिए। क्यों? क्योंकि अब तक आपको जितने भी कंफ्यूजन हो रहे थे एड्रिनल ग्लैंड से, मेरा दावा है कि इस क्लास के बाद में आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एनाटॉमी ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड की जो है वो एनाटॉमी ले लेते हैं। एनाटॉमी में पढ़ेंगे लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। तो लोकेशन तो आपको पता ही चल गया, ये जो है वो पेयर ग्लैंड होती है। पेयर मतलब 1 पेयर जो है वो ग्लैंड होती है, जो कि लोकेटेड होती है ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, यानी कि ईच किडनी के ऊपर जो है वो सेचुरेटेड होती है। एक किडनी के ऊपर जो है वो 1 होती है, तो किडनी कितनी होती है हमारे पास में? 2 होती है, तो ये कितनी होगी? 2 ग्लैंड होगी, यानी कि 1 पेयर होगा। तो ये पेयर्ड ग्लैंड होती है जो कि लोकेटेड होती है कहाँ पे? टॉप ऑफ ईच किडनी, एक प्रत्येक किडनी की जो है वो एक ऊपर सेचुरेटेड होती है। शेप की अगर हम बात करें तो शेप जो है वो हमारे पास में अलग अलग होती है। वैसे तो जो है हमारे पास में केप लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो राइट एड्रिनल ग्लैंड है
वो ट्रायंगुलर शेप की होती है। ये भी ध्यान रखना, ये भी जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है। ट्रायंगुलर इन द सेंस कि इस तरीके से, ट्रायंगुलर आपने देखा होगा, ट्रायंगुलर शेप की होती है। देन लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड्स आर क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट शेप मतलब अर्धचंद्राकार, यानी कि जैसे आधा चांद सा होता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है इनकी स्ट्रक्चर होती है। शेप की बात करें, राइट एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किस तरीके की होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है, बिल्कुल जो है वो त्रिभुज के आकार की होती है। या जस्ट हम कहें कि जैसे बर्थडे पार्टी पे जो केप नहीं पहनाते सर के ऊपर, ठीक है, ठीक उस तरीके से जो है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है। और जो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारे पास में जो है वो क्रिसेंट शेप की होती है, यानी कि अर्धचंद्राकार, जैसे आधा चांद होता है उस तरीके की होती है। देन उसके बाद साइज की अगर हम बात करें तो ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2.5 सेंटीमीटर जो है वाइड होती है। और वेट की अगर हम बात करें तो ये 4 to 5 ग्राम की जो है वो होती है। प्रत्येक एक ग्लैंड जो है वो 4 to 5 ग्राम की होगी। ये एक ग्लैंड की स्ट्रक्चर जो है वो बता रहे हैं, यानी कि ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होती है। और अगर उसकी चौड़ाई की बात करें तो हमारे पास में जो है वो 2.5 सेंटीमीटर की जो है वो होती है। इस तरीके से इसकी जो है वो लंबाई चौड़ाई होती है। लंबाई हो गई हमारे पास में 5 सेंटीमीटर की और चौड़ाई हो गया हमारे पास में 2.5 सेंटीमीटर की। और वेट कितना हो गया दोस्तों, वेट हो गया हमारे पास में 4 से 5 ग्राम, ठीक है, मिलीग्राम नहीं है पैराथायराइड ग्लैंड की जगह, ये है जो हमारे पास में जो है वो ग्राम है, ठीक है। तो इतने जो है वो इसका वेट होता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में ब्लड सप्लाई, यानी कि इसकी जो है ब्लड सप्लाई किस तरीके से होती है। तो इसकी जो है बेसिकली 3 लेयर के अंदर जो है उसकी सप्लाई होती है। अब 3 लेयर के अंदर कैसे होती है, पहले आ जाती है हमारे पास में, जैसे ये कोई ग्लैंड है, ठीक है, मैं एक छोटे सी जो है स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ग्लैंड का। ये एक जो है हमारे पास में ग्लैंड है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारे पास में सुपीरियर एड्रिनल ग्लैंड, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ सुपीरियर एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद हो गया बीच वाला पार्ट, ये हो गया मिडल एड्रिनल ग्लैंड। और सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर एड्रिनल ग्लैंड। ये इसके 3 हिस्से हो गए। अब तीनों हिस्सों में जो है वो अलग अलग जो है वो ब्लड सप्लाई होती है। ये जो हमारे पास में सबसे ऊपर वाला हिस्सा आता है, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ। ये जो हमारे पास में सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया सुपीरियर। ये जस्ट कहां पे होता है दोस्तों, हमारे पास में किडनी कहां पे सेचुरेटेड होती है, डायफ्राम के जस्ट नीचे की साइड में, ठीक है, डायफ्राम के जस्ट नीचे की साइड में होती है। और ये कहां पे सेचुरेटेड होती है एड्रिनल ग्लैंड, ये होती है हमारे पास में किडनी के ऊपर, यानी कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगी, ये जो है वो डायफ्राम के नीचे और किडनी के ऊपर होती है, यानी कि उन दोनों के बीच में होती है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो किससे कनेक्ट होता है या किससे टच में होता है, इधर हो गया हमारे पास में डायफ्राम और नीचे की साइड में हो गया हमारे पास में रीनल ग्लैंड, यानी कि नीचे की साइड में होगी किडनी और ऊपर हो गया हमारे पास में डायफ्राम। तो जो सुपीरियर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको सप्लाई देती है हमारे पास में जो फेरेनिक आर्टरी है। और फेरेनिक आर्टरी जो है वो किसको सप्लाई देती है, डायफ्राम को। ये भी बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, फेरेनिक आर्टरी जो है वो किसको सप्लाई दे रही है, डायफ्राम को दे रही है। तो डायफ्राम के जो नीचे वाली, तो इंफीरियर वाली जो आर्टरी है वो सप्लाई देती है, यानी कि जो इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी है ना, वो सप्लाई देती है हमारे पास में इस सुपीरियर वाले पोर्शन को, सुपीरियर एड्रिनल ग्लैंड को। तो देखो समझो, कोई चीज रटने की नहीं है, सुपीरियर एड्रिनल आर्टरी, ठीक है, जो कि किसका पार्ट होती है, ये होती है फ्रॉम इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी, जो कि डायफ्राम को सप्लाई देते हुए जो आती है, और ये ऊपर वाले एड्रिनल ग्लैंड को जो है वो सप्लाई देती है। नेक्स्ट आती है मिडल एड्रिनल आर्टरी, यानी कि इसको बीच वाले को जो सप्लाई देने वाली है उसको। ये जो हमारे पास में बीच वाला ए बच गया ये वाला, ठीक है। अब इसको कौन सप्लाई दे रहा है, इसको सप्लाई दे रहा है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, यानी कि ये हो गई हमारे पास में मिडल एड्रिनल आर्टरी, जो कि इसको सब कहां से निकल के आती है, एब्डोमिनल अरोटा से निकल के आती है, यानी कि एड्रिनल आर्टरी डायरेक्ट निकल के आती है, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल अरोटा से निकल के आई है। लास्ट आ गई इंफीरियर एड्रिनल आर्टरी। इंफीरियर एड्रिनल आर्टरी जो है वो नीचे वाले को सप्लाई देती है, इंफीरियर पार्ट को देती है, इसलिए इसको बोला गया इंफीरियर एड्रिनल आर्टरी। और ये कहां से अराइज होती है, ये अराइज होती है रीनल आर्टरी से, यानी कि जो रीनल सप्लाई दे रही है, रीनल ग्लैंड को जो सप्लाई दे रही है, वहां से एक ब्रांच निकल के जो है वो इसको सप्लाई देती है। यानी कि 3 आर्टरी देती है हमारे पास में, तीनों अलग अलग पार्ट में देती है, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। तो सुपीरियर एड्रिनल ग्लैंड को जो सप्लाई दे रही है उसको हम देते हैं सुपीरियर एड्रिनल आर्टरी। वो किसकी ब्रांच होती है, वो होती है इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी की, राइट। सेकंड आ गया हमारे पास में बीच वाली लेयर, इसको सप्लाई कौन दे रहा है, मिडल एड्रिनल आर्टरी। और वो मिडल एड्रिनल आर्टरी किसकी ब्रांच है, वो एब्डोमिनल अरोटा की ब्रांच है। और लास्ट आ गया हमारे पास में इंफीरियर एड्रिनल आर्टरी, जो कि सबसे लोअर वाला पार्ट होता है, उसको सप्लाई देती है, और वो किसकी ब्रांच है, ये रीनल आर्टरी की ब्रांच है। बिल्कुल क्लियर जो है वो कंसेप्ट हो गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास में
कि इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। तो दोस्तों एड्रेनल ग्लैंड के जो है वो 2 पार्ट होते हैं। बाहर वाला हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट हो गया मेडुला। जो मेजर पार्ट होता है वो हमारे पास में कॉर्टेक्स है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% जो है वो सिर्फ कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। और बिल्कुल सेंटर में जो है हमारे पास में अलग पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला। ये मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, मैं अभी हार्मोन्स की बात नहीं कर रहा हूं। हार्मोन्स तो अलग निकलेंगे, कॉर्टेक्स से अलग निकलेंगे और मेडुला से जो है वो अलग निकलते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो 2 होगी, यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये बाहर वाला पार्ट जो है वो एड्रेनल हो गया और ये अंदर वाला पार्ट जो है वो मेडुला हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो है वो 2 पार्ट होते हैं। बाहर वाला पार्ट को मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं क्योंकि बाहर वाला पार्ट जो है वो ज्यादा बड़ा होता है। तो ये हो गया कॉर्टेक्स और अंदर वाला हो गया मेडुला। तो एड्रेनल ग्लैंड को अगर हम सेक्शन काट के देखते हैं तो इसमें बाहर वाला पार्ट हो गया दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और मेजर पार्ट जो है वो यही होता है। इसकी फिर 3 लेयर और होती है। अब इसकी 3 लेयर में और बना देता हूं, ठीक है। यानी कि ये तो हो गया हमारे पास में कॉर्टेक्स। अब इसकी 3 लेयर, एक लेयर तो जो है वो ये होगी, ठीक है। ये लो मैंने ब्लैक से बना दिया। दूसरी लेयर जो है मैं रेड से बना देता हूँ, ये लो ये दूसरी लेयर आ गई। और तीसरी वाली जो है वो मैं ब्लू से बना देता हूँ, ये लो ये 3 लेयर होती है। यानी कि जो कॉर्टेक्स है उसकी फिर 3 लेयर और होती है। मेजोरिटी पार्ट तो यही होता है, लेकिन इस कॉर्टेक्स की जो है वो 3 लेयर होती है, ठीक है। आउटर, मिडल और इनफीरियर या इनर, ठीक है। तो अब इनको 1 by 1 करके जो हो देखते हैं। पहले जो हो इसकी स्ट्रक्चर देख लो। ये देखो, ये हमारे पास में जो है वो एड्रेनल ग्लैंड है, और एड्रेनल ग्लैंड में जो है हमारे पास में इसका सेक्शन काट के देखा तो बाहर सबसे पहले आ गया कैप्सूल। कैप्सूल जो हो बिल्कुल एक परतनुमा संरचना होती है, जस्ट एक सिंपल सुपरफिशियली जो है वो लेयर होती है। इसका एंडोक्राइन में जो है वो कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद में जो है हमारे पास में आ जाती है कॉर्टेक्स, ठीक है। अब कॉर्टेक्स में देखो यहाँ पे मेजोरिटी पार्ट ये जो है वो हमारे पास में, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो वाला पार्ट है ये हमारे पास में जो है वो पूरा कॉर्टेक्स आ गया। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें 3 अलग अलग कलर के जो है वो रीडिंग्स है। कौन सी? ये देखो, एक लेयर ये हो गई, ये हो गई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलसा। उसके बाद ये दूसरे कलर की लेयर होगी, ये हो गई हमारे पास में जोना फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर वाली होगी ये हो गई हमारे पास में जोना रेटिकुलोसा। याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं अभी बता दूंगा। GFR तो पता ही है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। उससे याद कर सकते हो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलोसा। ये 3 जो है वो लेयर होती है। आपको अलग अलग दिख रहा होगा। ये देखो, ये बिल्कुल डार्क ब्राउन है, ये वाला जो है ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा। ये हमारे पास में बीच जो है वो थोड़ी थोड़ी लाइट आ गई, ये हो गया हमारे पास में जोना रेटिकुलोसा, सॉरी फेसिकुलेटा। और उसके बाद सबसे अंदर आ गई दैट इज कॉल्ड जोना रेटिकुलोसा। अब उसके बाद सबसे इनर वाला जो पार्ट हो गया उसको हम बोलते हैं दोस्तों मेडुला। मेडुला जो है वो अप्रोक्सीमेटली ओनली 10 to 20% होता है। कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है हमारे पास में 80 to 90% होता है। क्लियर है? 1 by 1 करके जो है इसको फिनिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखो एड्रेनल कॉर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं आउटर लेयर, जो कि मेजोरिटी वाला जो है वो पार्ट होता है। अब देखो 80 to 90% ऑफ ग्लैंड जो है वो किसका बना होता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स का ही बना होता है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन, ये जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इससे जो भी हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। और स्टेरॉइड आपको पता ही है, कहते हैं ना स्टेरॉइड लिया हुआ है, स्टेरॉइड लिया हुआ। तो स्टेरॉइड जो है बेसिकली क्या है? स्टेरॉइड होता है हमारे पास में किसी भी चीज को जो है वो एक्टिविटी को जो है वो बढ़ा देता है। एक तरीके से कहें कि कोई भी चीज को जो है वो एक्टिविटी को बढ़ा देता है और जो इम्यूनिटी को है उसको सप्रेस कर देता है, उसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड। कहते हैं ना कि स्टेरॉइड देते हैं, बुखार में भी स्टेरॉइड देते हैं, जो कि माल प्रैक्टिस जो है वो की जाती है। तो ये बेसिकली जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन कौन सा? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो है मिडिल लेयर से जो है वो रिलीज होने वाला हार्मोन है, जिसको हम जो है वो कोर्टिसोल हो गया, कोर्टिसोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, ये सारे के सारे जो है वो किससे रिलीज होते हैं? ये बीच वाली लेयर्स होते हैं, जो ना फेसिकुलेटा से लेते हैं। और ये जो है बेसिकली जो है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है वो कहलाते हैं। सेकंड आ गया हमारे पास में एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे पास में जोना ग्लोमेरुलस से सीक्रेट होने वाला है, ठीक है। इसको मिनरलोकोर्टिकोइड्स बोलेंगे। अभी डिटेल से आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जो है वो 1 by 1 करके स्टेप एकदम से जो है वो सारे क्लियर कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी। लास्ट आ गया हमारे पास में एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है वो जोना रेटिकुलरिस जो है वो रिलीज होता है। इसको हम सेक्स हार्मोन के नाम से भी जो है वो जाना जाते हैं। अब 1 by 1 करके जो है इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इनके जो है वो हार्मोन रिलीज होते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो है वो 3 लेयर्स होती है। 3 जोन कौन कौन से होता है? पहला हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा,
जोना ग्लोमेरुलोसा का जो है उससे हार्मोन जो रिलीज होते हैं उसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उन हार्मोन्स को जो है बेसिकली क्या बोला जाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब देखो हर एक चीज से जो है वो रिलीज है। अब देखो किस तरीके से, जोना ग्लोमेरुलोसा, इसमें एम आ रहा है, याद रखना, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, याद रखा। बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि इसके अंदर जो है वो क्या आ रहा है दोस्तों, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एम आ रहा है। तो जो ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कौन से कहलाते हैं दोस्तों, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो कहलाते हैं। कॉर्टिकॉइड्स तो कहलाएं क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल है दोस्तों एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन किसका एग्जांपल है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, यानी कि किसको बैलेंस करेगा, मिनरल्स को। और मिनरल्स में हमारे पास में कौन से आ गए, साल्ट एंड वाटर बैलेंस। और साल्ट में भी बेसिकली और इलेक्ट्रोलाइट्स में भी बेसिकली बात करें तो ये किस किस को कंट्रोल करता है, ये हमारे पास में सोडियम एंड पोटेशियम को कंट्रोल करता है। और कैसे करता है उसको हम 1 बाय 1 करके जो है वो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया जोना फेसिकुलटा, ठीक है। सेकंड आ गया जोना फेसिकुलटा। इससे जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड ऑलरेडी हो चुका है, तो नेक्स्ट आ गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और इससे हार्मोन जो रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल हो गया, कोर्टिसोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, ये सारे के सारे जो है वो इसी से रिलीज होते हैं। और ये क्या करवाते हैं दोस्तों, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी में जो है वो हेल्प करते हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस को जो है वो कंट्रोल करते हैं, साथ के साथ मेटाबॉलिज्म में जो है वो हेल्प करते हैं। तीसरी इम्यूनिटी को हम जो है वो सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जोना फेसिकुलटा। तीसरा आ गया जोना रेटिकुलोसा। इनको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलटा, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, इस तरीके से याद रखना। इनसे जो हार्मोन रिलीज होता है उनको हम बोलते हैं एंड्रोजेंस, ठीक है। और ये जो है बेसिकली सेक्स हार्मोन को जो है वो कंट्रोल करता है। जो हमारे पास में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उसको लिटिल बिट जो है वो कंट्रोल करता है। मेन तो जो है वो FSH और LH करता है, लेकिन ये भी जो है वो थोड़ा बहुत करता है। ये हो गया हमारे पास में एड्रिनल मेडुला। अब देखो इसको डिटेल से देख लेते हैं, सॉरी एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेडुला तो अभी आएगा, ठीक है। ये हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स में था क्या क्या पढ़ा हमने, कि ये सबसे आउटर होता है, 80 to 90% जो है वो इसी का बना होता है। इसके अंदर जो है वो 3 लेयर होती है। अब तीनों लेयर को जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे आउटर वाली लेयर, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, जोना ग्लोमेरुलोसा। अब मैंने कहा था इसके अंदर जो है वो क्या है, एम है। तो इससे हार्मोन जो रिलीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो इनसे हार्मोन के जो बोलेंगे उनको बोलेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और एग्जांपल हो गया एल्डोस्टेरोन। अब देखो इसमें किसी भी तरीके से कोई चीज को जो है वो रटने वाली चीज नहीं है। 3 हो गए हमारे पास में GFR, ये तो सीक्वेंस हो गया, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलटा और रेटिकुलोसा, ठीक, या रेटिकुलरिस। अब देखो सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा। अब जोना ग्लोमेरुलोसा जो है उससे रिलीज होने वाला एम आ गया, तो ये इनको क्या कहेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गया तो उनको मिनरल्स को कंट्रोल करने वाला, मिनरल कौन से, सोडियम, पोटेशियम, साल्ट या फिर वाटर, इनको कंट्रोल करने वाला। और इनको कंट्रोल कौन करता है, एल्डोस्टेरोन। रास मैकेनिज्म आपने देखी होगी, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकंड आ गया हमारे पास में जोना फेसिकुलटा। जोना फेसिकुलटा, इनसे हार्मोन रिलीज होते हैं, उनको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब देखो कोर्टिकॉइड्स आ गया नाम, ठीक है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब देखो जो कोर्टिसोल है, कोर्टिसोन है, तो ये हमारे पास में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि ग्लूकोज को भी इंक्रीज करेंगे, प्लस हमारे पास इम्यूनिटी में, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेंगे। तो कोर्टिसोल हो गया, कोर्टिसोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, ये सारे एग्जांपल आ गए हमारे पास में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। लास्ट आ गया जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस, उनसे हार्मोन जो रिलीज होते हैं उनको बोलते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस में हमारे पास में कौन सा आ गया, टेस्टोस्टेरोन आ गया, एस्ट्रोजन आ गया, ये जो है बेसिकली रिलीज होते हैं, जिनको ये कंट्रोल करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों मेडुला। मेडुला से जो है हमारे पास में 2 ही टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एड्रेनलिन या नोर एड्रेनलिन बोल दो, या फिर जो है वो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन बोल दो। और इसका भी जो है हमारे पास में फंक्शन है कि ये बेसिकली जो है वो सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन करवाते हैं। अभी देखो इनको 1 बाय 1 करके जो है वो आगे आएंगे, फिर हम जो है वो आगे पढ़ते हैं। एड्रेनल मेडुला ये इनर लेयर होती है।
ओनली 10 to 20% ऑफ द ग्लैंड, यानी कि इस ग्लैंड का ओनली 10 to 20% बनाते हैं, क्योंकि 80 to 90% जो है वो कोर्टेक्स ही होता है। ये जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है दोस्तों, कैटाकोलामाइंस जो है वो रिलीज करता है। और कैटाकोलामाइंस कौन सा दोस्तों, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, या इसका दूसरा नाम हो गया एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। और ये कंट्रोल किसको करता है दोस्तों, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन को। अब देखो थोड़ी सी चीज मैं यहाँ पे डिटेल से बता देता हूँ ताकि आपको आगे चीज में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। एक होता है हमारे पास में दोस्तों ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, फुल फॉर्म आप लिखना क्योंकि हम थोड़ा सा जो है वो फास्ट चल रहे हैं। ऑटोनोमस नर्व सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारे पास में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मत बोलना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास में जो है वो दोनों कोरिलेट काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे से अप डाउन काम करते हैं। अब देखो जो हमारे पास में सिंपैथेटिक करता है ना, अब सिंपैथेटिक क्या करता है, इसको एक एग्जांपल से याद रख लो। देखो किसी चीज को कुछ मत करो, ये अभी बहुत ज्यादा जो है वो काम में आने वाली चीज है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करवाता है, क्या क्या हमारी बॉडी में करवाता है, उसको एक एग्जांपल से याद रख लो, किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। आप याद रखो कि सामने से शेर आ गया, अब वही डायलॉग कि शेर आ गया तो आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर करेगा। लेकिन सामने से शेर आ गया, अब कोई भी ऐसी सिचुएशन, शेर मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, आपका दुश्मन आ गया, ऐसी कंडीशन जहां पे आपको एक चीज चूज करनी पड़े, फाइट और फ्लाइट। बस ये तो सुना होगा, ये नाम तो सुना होगा कि जो हमारे पास में एड्रेनलिन हार्मोन है वो एक ही कंडीशन में रिलीज होता है, कब, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या फिर भागो, ऐसी कंडीशन। अब शेर आ गया तो या तो लड़ो या भागो, दो ही चीज होंगी, तीसरी चीज तो होने से रही। अब देखो कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई फाइट और फ्लाइट वाली, सामने से आपके दुश्मनी आ गए, या वो पर्सन आ गया जो आपको मारने के लिए आ गया, या आपके सामने कोई जो है वो खूंखार जानवर आ गया, तो उस वहां पे दो ही कंडीशन है, फाइट और फ्लाइट की। अब फाइट और फ्लाइट की कंडीशन आ गई तो अब हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होगा। जैसे फ्लाइट और फाइट की कंडीशन आई, क्या हार्मोन रिलीज हुआ, सिंपैथेटिक हार्मोन रिलीज हुआ। फिर से रिपीट कराऊं, चाहे कैसे भी याद कर लो, सिंपैथेटिक हार्मोन रिलीज हुआ या एड्रेनलिन हार्मोन हुआ। यही तो पढ़ते आ रहे हो, रटते आ रहे हो, नोट पढ़ते आ रहे हो कि एड्रेनलिन हार्मोन कब रिलीज होता है, जब फाइट एंड फ्लाइट की जो है वो कंडीशन आ गई। अब देखो फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन आ गई, अब एड्रेनलिन हार्मोन हो गया। अब एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो किसका काम करवाता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो क्या क्या होगा, रटो मत, सिर्फ याद रखो कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो क्या क्या हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं क्या क्या हो जाएगा, आप मेरे साथ बताना कि ऐसा होता है या नहीं होता। सबसे पहले तो क्या होगा कि आपकी आंखें बिल्कुल, पुपिल जो हो डायलेट हो जाती है, सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई देने लगता है, पुपिल, आंखें मोटी यूं, क्योंकि मौत सामने आ गई, पुपिल डायलेट हो जाती है। देन सारे रोम खड़े हो जाते हैं, ठीक है, हेयर पिल्लाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और सारे रोम जो है वो खड़े हो जाते हैं, राइट। डायफोरोसिस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल चेहरे पे पूरे पे जो है वो पसीना आ जाता है। उसके बाद हमारे पास में जो है म्यूकस सिक्रेशंस डिक्रीज होता है, गला सूख जाता है, इस तरीके से जो है वो करते हैं, पूरा म्यूकस सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज हो गया। देन उसके बाद हमारे पास में ब्रोंकियल्स डायलेट हो जाती है। डायलेट क्यों, क्योंकि अब हमें लड़ना है और भागना है। अब लड़ना है या भागना है, दोनों में हमें जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्रोंकियल जो है वो डायलेट हो जाती है, सांस जो है वो डीप एंड गहरी, इस तरीके से जो ब्रोंकियल्स डायलेट हो जाती है। किसी चीज को रटो मत, बस याद रखो। उसके बाद हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, दिल धक 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 बढ़ने लग जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। ब्लड वेसल्स क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायलेट हो गया। अब हर जगह डायलेट मत बोल देना, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि अब ज्यादा एनर्जी हमें हार्ट को चाहिए और ज्यादा पंप सप्लाई चाहिए, तो ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो हमें मिले, ठीक है। ओनली कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन होता है, बाकी सारी आर्टरी जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पेरिस्टलिक मोमेंट, जो खाना वाना पच रहा था, पचेगा कि नहीं पचेगा, नहीं, जगह की जगह रुक जाएगा, तो पेरिस्टेटिक मोमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की हम क्लास लेंगे, नो डाउट, उसमें बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर एक नर्वस सिस्टम में जो है क्लास लीजिए, बिल्कुल लेंगे हम, ठीक है, वहां पे भी और डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। उसमें पेरिफेरल नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सारी चीजें देखेंगे। अभी सिर्फ हम जो है वो सिंपैथेटिक देख रहे हैं। पेरिस्टेटिक मोमेंट हो गया, उसके बाद में क्या होगा, स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, गीला पीला हो जाएगा, यूरिनरी स्फिंक्टर्स रिलीज हो जाएंगे। देन हमारे पास में जो रेक्टल स्फिंक्टर्स है, एनल स्फिंक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, वो रिलीज हो जाएंगे। अगर ये रिलीज ना हो ना दोस्तों,
जो गीला पीला होना वो अच्छी चीज है, अगर नहीं होना तो आदमी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो स्पिंक्टर्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या हुआ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाएंगे। तो ये जो हमारे पास में एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन था या एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन था, वो क्या करवाता है दोस्तों, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन करवाएगा। अब सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन करवाएगा तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो होगी, राइट। अपोजिट बचा, ठीक है, इसके अगेंस्ट काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन। तो जो सिंपैथेटिक काम करता है उसके जस्ट अपोजिट काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक को जो है वो कंट्रोल कौन करता है, सिंपैथेटिक को करता है हमारे पास में एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, या हम कहें एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, ये इसके सिनोनिम से, एपिनेफ्रिन हो गया एड्रेनलिन, नोर एपिनेफ्रिन हो गया नोर एड्रेनलिन, ठीक है। तो ये इसका जो है वो सिनोनिम्स है। तो ये हमारे पास में जो है वो कंट्रोल करवाता है, ठीक है। और हमारे पास में जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक है उसके लिए अलग अलग है। जैसे हमारे पास में वेगस नर्व है वो पैरासिम्पैथेटिक का काम करते हैं। एड्रेनल हार्मोन ने तो हार्ट रेट बढ़ा दी है, तो जो हमारे पास में वेगस नर्व है वो जो है उसको डिक्रीज करेगी। ये हो गया हमारे पास में एड्रेनल मेंडुला का काम। अब देखो वन बाय वन करके आगे सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। अब आता है फंक्शन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के जो है वो क्या क्या फंक्शन है ये समझना जरूरी है, क्योंकि फंक्शन समझ में आएंगे तभी तो इसकी एबनॉर्मलिटी जो है वो समझ में आएगी। तो देखो, एड्रेनल ग्लैंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ऑफ कोर्स एड्रेनल ग्लैंड जो है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में होती है, मेटाबॉलिज्म में, अभी मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हमारे पास में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कार्टिसोन, ये सारी चीजें काम आ गई। मेटाबॉलिज्म में हमारे पास में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स काम आ गया। इम्यून फंक्शन में हमारे पास में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स काम आ गया। इलेक्ट्रोल बैलेंस में हमारे पास में मिनरल कोर्टिकोइड्स काम में आएगा। तो ये सारे के सारे जो है मेन रोल प्ले करते हैं। अब आता है हार्मोन ऑफ द एड्रेनल कोर्टेक्स। एड्रेनल कोर्टेक्स से जो है वो कौन कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, या हार्मोन्स रिलीज होने वाले जो है वो कौन से एड्रेनल कोर्टेक्स से। अब देखो, एड्रेनल कोर्टेक्स से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं, चाहे वो हमारे पास में मिनरलोकोर्टिकोइड्स हो, चाहे वो हमारे पास में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हो, या हमारे पास में एंड्रोजन्स हो, ये सारे के सारे जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, ये सारे के सारे क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। अब देखो वन बाय वन करके जो है वो ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया एल्डोस्टेरोन। अगर आपने जस्ट थोड़ी देर पहले वाली क्लास ध्यान से देखी होगी, मतलब थोड़ी देर पहले यानी कि 15-20 मिनट पहले अगर ध्यान से सुना होगा, तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मिनरलोकोर्टिकोइड्स। सबसे पहली चीज आ गई मिनरलोकोर्टिकोइड्स, जो कि कहां से रिलीज हो रहा है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स रिलीज हो रहा है हमारे पास में जोना ग्लोमेरुलोसा से। यही तो है, अच्छी तरीके से देखो, जोना ग्लोमेरुलोसा एम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मिनरलोकोर्टिकोइड्स। और एग्जांपल आ गया हमारे पास में एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो ये एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या कहलाता है, मिनरलोकोर्टिकोइड से, यानी कि ये हमारे पास में मिनरल्स को जो है वो कंट्रोल करता है। अब मिनरल्स में कौन कौन सा दोस्तों, ये वाटर को कंट्रोल करेगा, देन उसके बाद सोडियम को करेगा, देन उसके बाद जो है वो पोटेशियम को करेगा, देन उसके बाद जो है वो साल्ट, इनको जो है वो कंट्रोल करता है। अब देखो क्या क्या करता है, मेंटेन ब्लड प्रेशर। अब मेंटेन किस तरीके से करेगा, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये जो है वो ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है वो मेंटेन करता है। अब किस तरीके से मेंटेन करेगा, ये क्या करता है, इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्वेशन। अब देखो, मुझे किसी चीज को रटो मत, सिर्फ समझो, ये सोडियम का रीएब्जॉर्वेशन करवाएगा। अब मुझे बताओ कि सोडियम का रीएब्जॉर्वेशन करवाएगा तो बीपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ऑफ कोर्स आपको पता है कि नमक जो है वो बीपी को इंक्रीज करता है, तभी तो हाइपरटेंशन वाले क्लाइंट को बोलते हैं ना कि आपको साल्ट नहीं लेना है, नमक नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि नमक के अंदर जो है वो सोडियम होता है, और सोडियम और बीपी जो है वो बढ़ाता है। अब देखो यहाँ पे सोडियम का रीएब्जॉर्वेशन करेगा, मतलब इसका मेन काम क्या है, बीपी को इंक्रीज करना, क्लियर। एंड पोटेशियम एक्सक्रेशन इन द किडनी, यानी कि सोडियम का तो रीएब्जॉर्वेशन। अब देखो यहाँ पे रीएब्जॉर्वेशन लिखा है, एब्जॉर्वेशन नहीं लिखा। एब्जॉर्वेशन और रीएब्जॉर्वेशन पे मैंने बहुत एक अच्छी क्लास ली है। एब्जॉर्वेशन तो होता है इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे मैं नमक खा रहा हूं, नमक सीधा गया हमारे पास में स्टोमक में, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स ने जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो हमारे पास में सोडियम जो है, नमक जो है, सोडियम जो है वो ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, वो ब्लड में सर्कुलेट होते हुए वापस जो है वो हार्ट में चला गया, हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ अरोटा से वापस जो है वो रीनल सिस्टम में चला गया, रीनल में जाने के बाद, रीनल आर्टरी में जाने के बाद वहां से फिल्टर हो गया, फिल्टर होकर वो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में गया, वहां से वापस उसको पिकअप करना वो कहलाता है रीएब्जॉर्वेशन, राइट। तो एब्जॉर्वेशन और रीएब्जॉर्वेशन जो है वो ध्यान में रखना। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है दोस्तों, ये हमारे पास में सोडियम का जो है वो रीएब्जॉर्वेशन करवाता है और पोटेशियम का जो है वो एक्सक्रेशन करता है। एंड रेगुलेट बाय द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम,
बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा भी गया है, बहुत बार जो है वो मैंने बताया भी है, और आज की क्लास में फिर से बता देता। रास मैकेनिज्म बहुत बार पूछ जाती है, कई बार तो एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा था, RASS, ठीक है। ये होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे भी ध्यान रखना, RENIN ये तो रिलीज होता है हमारे पास में किडनी से, लेकिन RENNIN ये रिलीज होता है हमारे पास में स्टोमक से, ठीक है। तो ये भी चीज जो है वो ध्यान में रखना। अब देखो ये रास मैकेनिज्म या रास सिस्टम जो है वो क्या कहता है, एल्डोस्टेरोन का किस तरीके से रोल है और एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या करता है, इसको हम फटाफट जो है वो ले लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पास में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। होता क्या है, फॉर एग्जांपल इसे समझो कि किसी भी पर्सन का बीपी कम हो गया, ठीक है, किसी पर्सन का बीपी कम हो गया, जैसे यहाँ पे बीपी चेक किया, बीपी चेक करने के बाद बीपी जो है वो डिक्रीज मिला। अब डिक्रीज मिला तो देखो यहाँ पे हमारे पास में रीनल आर्टरी है, ये हमारे पास में रीनल वेल है। रीनल आर्टरी जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, बहुत धीरे धीरे ब्लड जा रहा है क्योंकि बीपी कम है, बहुत धीरे धीरे ब्लड जा रहा है। तो वहां पे हमारे पास में जो यहाँ पे दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे इसकी जो नेफ्रॉन्स है, ठीक है, नेफ्रॉन्स में भी जो है वो ग्लोमेरुलस है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेनिन कहां से सीक्रेट होता है, किडनी से। किडनी में भी कहां से, किडनी में भी सीक्रेट होता है हमारे पास में जो है वो नेफ्रॉन्स से। नेफ्रॉन्स में भी कहां से, नेफ्रॉन्स में होता है ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस में भी कहां से, ग्लोमेरुलस में सीक्रेट होता है। ग्लोमेरुलस में एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स वहां से रिलीज होते हैं। अब इससे ज्यादा डीप में नहीं जा सकते वरना हमारी क्लास जो है वो फिनिश नहीं हो पाएगी। तो रेनिन कहां से सीक्रेट होगा, किडनी से। किडनी से क्यों, जैसे यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हुई, देन डिक्रीज होने के बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी तो हमारे पास में जो है वो नेफ्रॉन्स एक्टिवेटेड है। नेफ्रॉन्स के पास ग्लोमेरुलस है, वहां पे बीपी कम आ रहा है, तो इन्होंने सीधा सीधा जो है वो ग्लोमेरुलस में जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स है, वहां से रेनिन जो है वो रिलीज कर दिया। ये रेनिन जो है वो क्या करेगा, एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। अब देखो जिसके पीछे भी नोजन आ जाए ना वो इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव में कैसे बदलेंगे, काइमोट्रिप्सिन में। ऐसे पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, उसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन, ठीक है। तो जिसके पीछे भी, जिसके हमारे पास में जो है वो सफिक्स के रूप में जो है वो नोजन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इनएक्टिव। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये कहां से रिलीज हो रहा है, ये लीवर से रिलीज हो रहा है। हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन आया हुआ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक लाइन से। तो ये कहां से रिलीज हो रहा है दोस्तों, ये लीवर से रिलीज हो रहा है। लीवर से रिलीज होने के बाद में जो है वो ये कहां हो गया, ये सीधा चला गया हमारे पास में एक्टिव फॉर्म। अब ये एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म था, रेनिन ने क्या किया, इसको एक्टिव फॉर्म में बदल दिया। और एक्टिव फॉर्म क्या हो गई दोस्तों, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो फिर ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, नाम से पता चला ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो कहां से रिलीज होता है, ये लंग्स से होता है। ये भी चीज जो है ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहां से रिलीज होता है, लंग्स से होता है। अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो क्या करता है, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को जो है वो किस में बदलेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलेगा, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, अब देखो ये एंजियोटेंसिन सेकंड एक तो क्या काम करता है, सीधा सीधा हमारी ब्लड वेसल्स जो है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। अब मुझे बताओ कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ये देखो ब्लड वेसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, साइन देख लो। अब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बीपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑफ कोर्स बीपी जो है वो इंक्रीज होगा। तो समझ में आया, यहां जो बीपी डिक्रीज था फाइनली जो है वो यहाँ पे बीपी इंक्रीज होने लग गया। साथ के साथ ये एंजियोटेंसिन कहां जाता है, सीधा किडनी के पास में। किडनी से ऊपर क्या सिचुएटेड है, एड्रिनल ग्लैंड, उसको बोलता है कि भाई अब तुम क्या करोगे। तो ये क्या करती है, किडनी फिर एल्डोस्टेरोन को जो है वो रिलीज करती है, ठीक है। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन कहां से सीक्रेट हुआ, सुप्रारीनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड में भी कहां से, कोर्टेक्स से। कोर्टेक्स में भी कहां से, जोना ग्लोमेरुलोसा से, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलोसा से रिलीज हुआ, G4 ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो वहां से जैसे ही रिलीज हुआ तो ये क्या करता है दोस्तों, सोडियम का तो रीएब्जॉर्बेशन करवाएगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करेगा। सोडियम को तो जो है वो किडनी से बाहर निकाले, किडनी को वापस बॉडी के अंदर डालेगा। अब मुझे बताओ कि सोडियम अगर आ गया है एंड वेजो कंस्ट्रक्शन हो गया है, सोडियम भी हमारी बॉडी के अंदर आ गया है,
वेजो कंस्ट्रक्शन भी हो गया, तो फाइनली बीपी क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज होगा, ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तो फाइनली इस तरीके से जो है वो एल्डोस्टेरोन काम करता है, बीपी को इंक्रीज कर देता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे पास में एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। सेकंड आ जाता है हमारे पास में कोर्टिसोल। कोर्टिसोल कौन सा हो गया दोस्तों, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। कोर्टिसोल हो गया, कोर्टिसोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, मैंने एक एग्जांपल लिया है सिर्फ कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल, कोर्टिसोन या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सारे के सारे जो है वो क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है। ठीक है, ये स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब स्ट्रेस हार्मोन कैसे, ये क्या करता है, स्ट्रेस को जो है वो कंट्रोल करता है। स्ट्रेस को कंट्रोल किस तरीके से करता है, एक तो क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना, या जो हमारे पास में ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब होता है अदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस या ग्लाइकोलाइसिस वो तो प्रोसेस होती है कि ग्लाइकोजन का जो है ब्रेक डाउन होता है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है कि हमारे पास में जो है वो अदर प्रोटीन या फैट, अदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, तो यही होते हैं फैट और प्रोटीन, इससे जो है वो ग्लूकोज का निर्माण, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, नियोजेनेसिस कहलाता है। तो ये क्या करता है हमारे पास में, स्ट्रेस हार्मोन या हम के कोर्टिसोल या कोर्टिसोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है। राइट, जैसे हमारे पास में ग्लूकागोन कर रहा था, वैसे ही जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, या सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इंसुलिन के अपोजिट जो है वो कार्य करता है। ठीक है, देन सेकंड क्या करता है, सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो सप्रेस करता है। आपने देखा होगा कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाती है, या हम कहें कि कई बार एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, तो उसमें हम हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, एफकोलिन का इंजेक्शन देते हैं कि नहीं देते? क्यों? क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो डिक्रीज करवाता है एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करता है। क्लियर है? तभी तो कहते हैं ना कि स्टेरॉइड लेता है। कई बार आपने सुना होगा कि जिम में जाने वाले स्टेरॉइड्स लेते हैं, या कहें कि जो दौड़ने वाले एथलेटिक्स या जो खिलाड़ी होते हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो ये जो हमारे पास में स्टेरॉइड्स हैं, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कोई रनिंग करने वाला पेशेंट है या कोई जिम वाला है, तो उसको अगर ग्लूकोज मिलता रहेगा तो वो बहुत देर तक जो है वो एक्सरसाइज करता रहेगा। तो ये होता है हमारे पास में स्टेरॉइड्स का जो है वो काम, और इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देता है और इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करता है। देन हेल्प द बॉडी कोप विथ स्ट्रेस, स्ट्रेस से जो है वो बचाता है। ठीक है ना, स्टेरॉइड्स जो है वो हार्मोन स्ट्रेस से जो है वो बचाते हैं। अब ये किस तरीके से कंट्रोल होता है उसको हम देख लेते हैं। इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, यानी कि जो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी, यानी कि ये जो एक्सिस है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूं, एक्सिस किसको बोला जा रहा है। जैसे वहां पे भी जो है वो हमारे पास में थायराइड ग्लैंड में भी जो है वो एक्सिस का जिक्र हुआ था। ठीक है, तो वहां पे भी जिक्र है, यहाँ पे भी। ये क्या होता है कि जो हमारे पास में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, या जो डाटा का जो एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल जो है वो एक्सेस पे काम करता है। कैसे? सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस किसको रिलीज करता है, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब हार्मोन का मैसेज आपको पता है, रिलीजिंग का मतलब होता है इंक्रीज करने वाला। किसी भी चीज को जो है वो बढ़ा देते हैं उसको हम बोलते हैं रिलीजिंग। और कोर्टिकोट्रोपिन जो है वो किसको बोला गया है, जो हमारे पास में एसीटीएच को या कोर्टिकोट्रोपिन जो है उसको इंक्रीज कर देता है। यानी कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, सीआरएच का रिलीज करता है, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस ने जो है वो क्या किया, सीआरएच रिलीज किया। वो कहां पे जाके अटकेगा, वो हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच का जो है वो रिलीज करेगी। समझ में आ रहा है? फिर से ये हमारे पास में सीआरएच, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने जो है पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ने जो है वो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो रिलीज किया। ये एसीटीएच जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके अटैक करेगा और कोर्टिसोल का जो है वो सिक्रेशंस करेगा। तभी तो मैंने कहा था कि ये डिजीज पढ़ने से पहले आप जो है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लो। यहाँ पे देखो, ये आ गया हमारे पास में सेकेंड वाला, दैट इज कॉल्ड, ये आ गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एसीटीआरएच, यहाँ पे आ गया एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, या इसको जो है वो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी जो है वो बोला गया है। ये रिलीज होते ही ये कहाँ पे एक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो है वो जाके एक्ट करेगा।
पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सीक्रेट किया, ACTH। हम सिर्फ इसी को पढ़ रहे हैं, बाकी सबको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ACTH को रिलीज किया। ACTH ने क्या रिलीज किया, ACTH ने हमारे पास में जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके अटैक किया। एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज हुआ दोस्तों, हमारे पास में एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है वो कोर्टिसोल का जो है वो सिक्रेशन हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो लिंकअप जरूरी है, जहां मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये कोर्टिसोल का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारी बॉडी में कोर्टिसोल का सिक्रेशंस कम आ गया, तो हम क्या कहेंगे, कोर्टिसोल का सिक्रेशंस कम आ गया तो हो सकता है एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम हो। लेकिन अब देखो दोनों चीज अलग अलग चलेगी। अगर हमारे पास में कोर्टिसोल का सिक्रेशंस हमारे पास में कम है और ACTH का ज्यादा है, इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड तो सही तरीके से काम कर रही है, हाइपोथैलेमस भी सही तरीके से काम कर रहा है। प्रॉब्लम किस में आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन में। क्यों, क्योंकि एड्रिनल हार्मोन जो है वो ACTH तो आ रहा है, लेकिन एड्रिनल प्रॉपर हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं कर पा रही है। दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है, मान लीजिए हमारे पास में कोर्टिसोल भी डिक्रीज है और ACTH भी डिक्रीज है, तो वहां पे एक इंफॉर्मेशन ये बन जाती है कि ACTH डिक्रीज है इसलिए कोर्टिसोल डिक्रीज है। क्या पता एड्रिनल हार्मोन तो सही तरीके से काम करिए, बट उसको चाबी लगाने वाला या उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन जो है वो ACTH नहीं हो रहा। पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आ रही है और बदनाम कौन हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड या हम कहें हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम आ गई, CRH रिलीज नहीं हुआ। या मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आ गई, ACTH रिलीज नहीं हुआ। अब ACTH रिलीज नहीं हुआ तो बेचारी एड्रिनल ग्लैंड को कहने वाला कोई नहीं है कि तुम हार्मोन रिलीज करो, ठीक है। सही तरीके से फंक्शन सही है उसके, लेकिन उसको स्टिमुलेट करने वाला नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी चीज जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट है। क्लियर है। तीसरी चीज आती है, थर्ड चीज, दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सेक्स हार्मोन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इससे बेसिकली जो है वो DHEA एंड एंड्रोस्टेरॉइड जो हार्मोन जो है वो सीक्रेट होते हैं। DHEA आ गया हमारे पास में डाइहाइड्रोजी एंड्रोस्टेरोन, ठीक है, ये हो गया। ये होता है कॉन्ट्रीब्यूट टू प्यूबरिटी, लेबिडो एंड मसल्स डेवलपमेंट। ये हमारे पास में जैसे प्यूबरिटी आती है उसको डेवलप करने में, ठीक है, और लेबिडो, ठीक है, जो भी हमारे पास में जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में एंड मसल्स डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करता है। मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि बेसिकली तो जो है वो LH और FSH जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, पर कुछ कंडीशन में जो है वो एंड्रोजन भी रिस्पॉन्सिबल है। इन फीमेल एड्रिनल एंड्रोजन्स आर मेजर सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इन फीमेल में जो है वो एड्रिनल एंड्रोजन्स आर मेजर सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में, ठीक है, ध्यान रखना। मेल्स में तो जो है वो LH FSH करवाता है, लेकिन फीमेल्स में जो है वो एंड्रोजन जो है वो टेस्टोस्टेरोन का जो है वो करवाता है। लिटिल बिट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल मेंडुला। ये तो थे हमारे पास में कोर्टेक्स है, जिसमें हमारे पास में सबसे पहले सॉरी कोर्टेक्स में सबसे पहले कौन सा हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल था हमारे पास में एल्डोस्टेरोन, जो कि बीपी रेगुलेशन में हेल्प करता है, रास मैकेनिज्म करवाता है। वो मैंने आपको डिटेल से बता दी किस तरीके से बीपी को कंट्रोल करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, सोडियम का जो है वो रीअब्जॉर्बेशन करवाता है, पोटेशियम को बाहर निकालता है, एन के एन प्रकार बीपी को इंक्रीज करता है। सेकेंड हमारे पास में आ गया दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल आ गया हमारे पास में कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, ये सारे के सारे आ गए। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे बॉडी में जो है वो क्या करवाता है, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, देन उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट को डिक्रीज करता है और इम्यून सप्रेशन करवाता है, इम्यूनिटी को जो है वो सप्रेस करता है। ये काम हो गया। तीसरा था हमारे पास में एंड्रोजन, जिसको हम सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली प्यूबरिटी डेवलपमेंट में, गोनेड में या फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। अब आ जाता है हमारे पास में एड्रिनल मेंडुला के हार्मोन। एड्रिनल मेंडुला के हार्मोन को जो है वो कैटाकोलामाइंस जो है वो कहते हैं। और एड्रिनल हार्मोन से जो है, एड्रिनल से जो है दो ही हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन, ठीक है। अब देखो एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन जो है वो इनके लगभग फंक्शन जो है वो सेम ही होते हैं, लगभग 90% दोनों के फंक्शन जो है वो सेम ही होते हैं। यानी कि एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन क्या करवाता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है। तो जितने भी हमारे पास में काम हुए, यूं मान के चलिए कि एड्रिनलिन जो है वो हमारे पास में 90% करवाता है, नोर एड्रिनलिन जो है बाकी 10% काम करवाता है। तो लगभग जो है दोनों के हार्मोन जो है वो, दोनों हार्मोन जो है वो लगभग सेम काम करवाते हैं। इनके अलग अलग नाम है। एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है और नोर एड्रिनलिन को जो है वो नोर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बोलो या एड्रेनल नॉर एड्रेनल बोलो। और ये कब रिलीज होते हैं, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, उसको मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया था, फाइट एंड फ्लाइट, बहुत डिटेल से जो है वो बता दिया था। अब यहाँ बता के अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बेसिकली ये देखो, प्रिपेयर फॉर द बॉडी फाइट एंड फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स में जो है वो रिलीज होते हैं। अब उसमें रिलीज होंगे तो आपको पता है क्या क्या होगा, इंक्रीज हार्ट रेट होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा एंड ग्लूकोज जो है वो रिलीज होगा, क्योंकि अब एनर्जी चाहिए भागने या लड़ने के लिए, ठीक है। तो इंक्रीज हार्ट रेट होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा और इंक्रीज ग्लूकोज जो है वो रिलीज होगा। एंड डायलेट एयरवे, मैंने कहा था ना ब्रोंकियो डायलेशन होता है, ब्रोंकियल जो है वो पूरी डायलेट होती है। एंड प्रिपेयर फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जो है वो प्रिपेयर करते हैं। और नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन क्या करता है, मैंने कहा था लगभग ये काम करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज वेजो कंस्ट्रिक्शन, करेंगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के तो 90% काम एड्रेनालिन कर देता है, 10% जो हो नॉरएड्रेनालिन कर देता है। तो नॉरएड्रेनालिन ने क्या किया, इंक्रीज वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। एंड राइजिंग ब्लड प्रेशर, ऑफकोर्स ब्लड वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो बीपी जो है वो इंक्रीज होगा। एंड एनहेंस अल्ट्रेशन फोकस इन स्ट्रेस सिचुएशन, और पूरी जो स्ट्रेस सिचुएशन है उस पर जो है वो फोकस कर देते हैं। ये जो है वो हमारे पास में टोटल जो है वो क्या हो गए, इनके हार्मोन्स आ गए। अब लास्ट में आ गया दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड की जो है वो एबनॉर्मलिटी। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बट कोई नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना जो है वो जरूरी है। और आई थिंक आपके कंसेप्ट सारे जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट के द्वारा जो है वो आप बता सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड्स की जो है वो कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी होती है। अब देखो कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर पड़ते हैं उसमें दो चीजें हैं, एक तो डेफिशिएंसी होगी या फिर जो है वो एक्सेस होगा। अब इससे कौन कौन सी डिजीज होती है, डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक्सेस से क्या होता है, इन सब चीजों को 1 बाय 1 करके जो पढ़ते हैं और टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। एड्रिनल डिसऑर्डर कैन कोज हार्मोनल एक्सेस, अब या तो हार्मोन एक्सेस हो जाएगा और डेफिशिएंसी। अब हाइपो एड्रेनलिन में क्या होगा और हाइपर एड्रेनलिन में जो है वो क्या होगा, उसको हम देख लेते हैं। एंड लीडिंग टू, अब देखो ये मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर को अफेक्ट करता है और इम्यून डिसफंक्शन जो है वो अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो ये एड्रेनलिन काम कर रही है वो सारे के सारे सिस्टम जो है वो अफेक्ट होंगे। अब 1 बाय 1 करके जो है वो ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला आ गया हमारे पास में एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एड्रिनल इनसफिशिएंसी इन द सेंस कि एड्रिनल हार्मोन जो है वो, एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है वो डिक्रीज होंगे, यानी कि एड्रिनल जो है वो इतनी एक्टिव नहीं है, अंडर एक्टिव है, ताकि उससे हार्मोन जो है वो कम रिलीज हो रहे हैं। एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, हाइपो है, तो अंडर एक्टिव एड्रिनल ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव होती है। इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन वेयर एड्रिनल ग्लैंड फेल टू प्रोड्यूस इनफ हार्मोन्स। ऑफ कोर्स एड्रिनल इनसफिशिएंसी का मतलब हो गया कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो प्रॉपर सफिशिएंट हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास में कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा और उसके बाद में हमारे पास में जो है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड हो गया कोर्टिसोल, यानी कि मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये दोनों हार्मोन्स की जो है वो डेफिशिएंसी आ गई। सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन का इतना इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि एफएसएच और एलएच जो उसको जो है वो कंट्रोल कर लेता है। अब देखो एड्रिनल इनसफिशिएंसी आ गया, मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज कम हो गए। अब एड्रिनल ग्लैंड से हमारे पास में 3 प्रकार के हार्मोन्स थे, ठीक है। कौन कौन से थे, एड्रिनल नॉर एड्रिनल यहाँ जिक्र नहीं है, सिर्फ कोर्टेक्स का ले रहे हैं हम। उसमें था हमारे पास में मिनरलोकोर्टिकोइड्स, एग्जाम्पल था हमारे पास में एल्डोस्टेरोन, और ग्लूकोकोर्टिकोइड उसका एग्जाम्पल था हमारे पास में कोर्टिसोल। अब देखो कोर्टिसोल और एल्ड्रोजन दोनों ही जो है वो डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे पास में एक डिजीज होगी दैट इज कॉल्ड एडिशन डिजीज। और यहाँ पे भी बच्चे जो है बहुत ज्यादा गलती करते हैं, एडिशन एड आ गया तो उनको लगता है कि ज्यादा वाला आ गया, जबकि इसमें उल्टा होता है। एडिशन डिजीज एड हो रहा तो इसमें एड नहीं होता है। और इसकी जो है वो हमारे पास में हाइपर सिक्रेशन में कसिंग डिजीज आती है या कसिंग सिंड्रोम आएगा। अब कसिंग सिंड्रोम जो है वो लगता है कमी, कसिंग फॉर कमी से नहीं होगा, ये जो हमारे पास में जो है वो इंक्रीज होगा। तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी होगा तो एड्रिनल डिजीज जो है वो होगी, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी होगा। अब एडिशन डिजीज में जो है वो क्या होगा, एड से आप एड मत कर देना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, उल्टा होता है, ये चीज ध्यान रखना, ये लो लिख भी दिया, उल्टा होता है। एडिशन डिजीज में ऐड नहीं हो रहा बल्कि कम हो रहा है, ठीक है। कम हो रहा मतलब डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज क्या हो रही है दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो डिक्रीज सीक्रेट होते हैं। अब देखो एडिशन डिजीज होगा प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी।
अब इसमें क्या क्या हो जाए, कोजेज क्या होते हैं, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से। ऑटो इम्यून का मतलब समझते हो कि हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो हमारी उसी सेल्स को जो है वो खा जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि हमारे पास में एड्रेनल ग्लैंड का जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सिम्टम्स क्या क्या हो जाएंगे, फटीग होगा। फटीग क्यों होगा, अब देखो किसी चीज को रटो मत, याद करो, ये क्या करवाता था, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता था। अब डेफिशिएंसी होगी तो फटीग होगा ऑब्वियसली। एंड वेट लॉस होगा। वेट लॉस क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही सही तरीके से नहीं हो रहा, तो वेट लॉस हो गया होगा। मसल्स वीकनेस, जब फटीग होगी, वेट लॉस होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो मसल्स वीकनेस होगी। हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। अब ये अच्छी चीज है, हाइपर पिगमेंटेशन क्यों देखने को मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन इसलिए मिलेगा कि डार्क पैचेज जो हो जाएंगे ड्यू टू हाई एसीटीएच। अब हाई एसीटीएच क्यों, इसको समझो आप भाई। एड्रिनल ग्लैंड इनसफिशियंसी हो रही है, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, एड्रिनल ग्लैंड में आ रही है। एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम आ रही है, एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर हार्मोन रिलीज नहीं करिए, ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशंस करिए, ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो है वो सिक्रेशंस करिए, ना एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करिए, ना कोर्टिसोन का करिए, ठीक है। अब ब्लड में तो जो है वो एल्डोस्टेरोन कम है, तो हमारा ब्रेन क्या इंफॉर्मेशन देगा कि यार एल्डोस्टेरोन कम है, तुम कुछ करो, हाइपोथैलेमस तुम कुछ करो या पिट्यूटरी ग्लैंड तुम कुछ करो। तो हाइपोथैलेमस तो सीआरएच रिलीज, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर देगा, वो क्या कर देगा फिर एसीटीएच को रिलीज कर देगा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को फोर्स करेगा, एसीटीएच रिलीज करेगा। तो एसीटीएच ज्यादा रिलीज होने की वजह से जो है वो स्किन हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन चीज देखने को मिलती है, एग्जाम में काफी बार जो है पूछा गया, डार्क स्किन पैचेज ड्यू टू हाई एसीटीएच, हाई एसीटीएच की वजह से जो है डार्क पिगमेंटेशन होगा। देन लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन बीपी को इंक्रीज करता है। अब एल्डोस्टेरोन की तो डेफिशिएंसी है, तो हमारे पास में क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा। डिहाइड्रेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो वाटर का रीअब्जॉर्वेशन था वो नहीं हो रहा, वाटर अब चाहे जितना बॉडी से बाहर आए, तो डिहाइड्रेशन होगा। एंड साल्ट क्रेविंग। साल्ट क्रेविंग क्यों, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड सब बाहर निकल के जा रहे हैं। अब बाहर निकल के जा रहे हैं तो हमारी बॉडी से कहेगी कि भाई साल्ट लेके आओ, क्योंकि उसके अंदर जो हो डेफिशिएंसी होगी, तो साल्ट क्रेविंग हो गया। एंड हाइपोग्लाइसीमिया, ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि कोर्टिसोल क्या कर रहा था, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करवा रहा था, मतलब कि ग्लूकोज का निर्माण करवा रहा था। यही तो देखा था आपने, यही तो देखा था थोड़ी देर पहले, ये देखो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसलिए कहता हूं सब कंसेप्ट क्लियर करके दो ताकि किसी भी चीज की दिक्कत ना आए। तो लो ब्लड शुगर लेवल होगा। एडिशनल डिजीज में क्या क्या चीजें होगी, ये देखो, एडिशनल डिजीज में हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जो कि पोस्चुरल हाइपोटेंशन। पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्या होगा, यानी कि जैसे आदमी जो है वो आगे बैठेगा तो उसका जो है बीपी कम होगा। वेट लॉस होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं है। जीआई डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, वीकनेस होगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं है। और डिस्ट्रक्शन चेंजेज इन हेयर बॉडी एंड पिगमेंटेशन जो है वो होगा, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेगी एडिशन डिजीज में। डायग्नोसिस किस तरीके से करोगे, ऑफ कोर्स डायग्नोसिस में हमें क्या मिलेगा, एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल की जो है वो डेफिशिएंसी मिलेगी। भाई एड्रेनल हार्मोन इनसफिशिएंट है, तो एल्डोस्टेरोन यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड और कोर्टिसोन यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये दोनों जो है वो डेफिशिएंसी मिलेगी। और एसीटीएच ज्यादा मिलेगा। एसीटीएच क्यों, क्योंकि एड्रेनल हार्मोन में प्रॉब्लम आ रही है, एड्रेनल ग्लैंड में प्रॉब्लम आ रही है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो डेफिशिएंसी होगी, कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी होगी। उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास में जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एसीटीएच का ज्यादा रिलीज करेगी। तो लो कोर्टिसोल और हाई एसीटीएच जो है वो देखने को मिलेगा। एंड एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। ये लो कोर्टिसोल रिस्पॉन्स में हमें जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट भी हम करवा सकते हैं कि एसीटीएच पिट्यूटरी ग्लैंड तो जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, एड्रेनल ग्लैंड में आ रही है। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, देखो पहला ट्रीटमेंट तो ये होता है इनसफिशिएंट में, तो कि कोई भी चीज इनसफिशिएंट है वो हार्मोन दे दो, ठीक है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट देते हैं, यानी कि हाइड्रोकोर्टिसोन या प्रेडिसोलोन जो है वो देंगे, ठीक है। कोई भी चीज की डेफिशिएंसी, हार्मोन में अगर डेफिशिएंसी आ रही है, जिसको हम कहते हैं एचआरटी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो किसी भी चीज की अगर डेफिशिएंसी आ रही है तो वो दे दो, और अगर एक्सेस है तो उसको सप्रेस करने वाली जो हो मेडिकेशन दे दो, ठीक है। तो यहां तो डेफिशिएंसी है, एड्रेनल डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट देते हैं, जो कि हाइड्रोकोर्टिसोन या प्रेडिसोलोन होता है। नेक्स्ट फ्लोरोकोर्टिसोन देते हैं।
फ्लोरोकोर्टिसोन क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी को जो है वो मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों की जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी। सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी कौन सी होगी, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड तो सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं कर रही, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। पहले तो था हमारे पास में प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी। प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में तो क्या था कि एड्रिनल ग्लैंड में ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से क्या था कि हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे थे, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड जो है रिलीज नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में क्या हो गया कि हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड तो सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन उसको स्टिमुलेट करने वाला, उसको जगाने वाला, उसको जो है वो एक्टिवेटेड करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड ACTH, वो नहीं हो रहा। तो इसमें क्या होगा, दोनों चीजों की डेफिशिएंसी आ गई। कौन कौन सी, पिट्यूटरी हार्मोन से रिलीज होने वाले ACTH की डेफिशिएंसी भी आएगी और ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड की भी जो है वो डेफिशिएंसी आएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में क्या होता है, पिट्यूटरी डिसफंक्शन होगा, यानी कि ACTH जो है वो डिक्रीज होगा। एड्रिनल ग्लैंड सही तरीके से काम कर रही है, वो उसमें कैपेसिटी भी है और वो सही तरीके से काम भी कर रही है, वो ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड सही तरीके से रिलीज कर सकती है, लेकिन उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन ACTH नहीं है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी। कोजेज क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज या पिट्यूटरी ट्यूमर। लंबे समय तक अगर आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हो तो हमारे पास बॉडी जो है उसको कंपनसेटरी मैकेनिज्म से जो है वो सप्रेस कर देती है, या पिट्यूटरी में ट्यूमर हो गया जिसकी वजह से ACTH जो है वो रिलीज नहीं हो रहा। सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम्स सेम आएंगे, क्योंकि फाइनली क्या हो रहा है हमारे पास में, मैकेनिज्म तो डिफरेंस है, पैथोफिजियोलॉजी तो डिफरेंस है, रिजल्ट तो सेम आएगा, वही एडिशन दीजिए, क्योंकि उसमें वही हाइपोग्लाइसीमिया होगा, देन हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। हाइपोग्लाइसीमिया होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा, BP डिक्रीज होगा, साल्ट क्रेविंग होगा, सारी चीजें होगी, लेकिन ठीक है ना, दो चीजें नहीं होगी, एक चीज एडिशन में, जैसे एडिशन में हो रहा था वैसे नहीं होगा, बट विदाउट हाइपर पिगमेंटेशन एंड साल्ट क्रेविंग नहीं होगी। अब जैसे साल्ट क्रेविंग क्यों नहीं होगी, इस चीज का मुझे बताओ। वो इस चीज का, क्योंकि हमारे पास में जो है वो ACTH स्टिमुलेट होता है, और ACTH बेसिकली किसको स्टिमुलेट कर रहा है हमारे पास में, कोर्टिसोल और कोर्टिसोन को, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन किससे है हमारे पास में, किडनी से है। तो जैसे हमारे पास में सोडियम की डेफिशिएंसी आएगी तो वो तो हमारे पास में कंपनसेटरी मैकेनिज्म से वो सोडियम का कर लेगी, तो साल्ट क्रेविंग तो नहीं होगी। और पिगमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पिगमेंटेशन किसकी वजह से हो रहा था, ACTH की वजह से, ठीक है। एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज ज्यादा हो रहा था, उसकी वजह से हो रहा था, लेकिन यहां तो हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ACTH जो है वो डिक्रीज रिलीज हो रहा है, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या आ जाएगा, वही चीज, लो कोर्टिसोल और लो ACTH, यहां पे दोनों जो है वो डिक्रीज मिलेंगे। एंड ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करवाएंगे तो नॉर्मल एल्डोस्टेरोन इस रिस्पॉन्स, एल्डोस्टेरोन का जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो नॉर्मल आएगा। क्यों, क्योंकि ACTH के द्वारा जो है वो कंट्रोल, ACTH के द्वारा जो है वो कंट्रोल कौन सा होता है, बेसिकली कोर्टिसोन होता है, ठीक है। मिनरलोकोर्टिकोइड इसके द्वारा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं होता, इसलिए नॉर्मल एल्डोस्टेरोन जो है वो रिस्पॉन्स आएगा। ट्रीटमेंट में हम देखें, ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, वही हमारे पास में ग्रेजुअल स्टेरॉइड विड्रॉल, यानी कि अगर सडनली स्टेरॉइड को जो है वो विड्रॉ कर देते हो तो ऐसी चीजें आती है। आपने देखा होगा जैसे वाइसलोन टेबलेट है या प्रेडिसोलोन है या हाइड्रोकोर्टिसोन ही मान लो, ठीक है ना, ये इंजेक्शन या स्टेरॉइड कभी भी सडनली बंद नहीं करने चाहिए। जैसे किसी को 2 टेबलेट चल रही है तो फिर उसको 1 टेबलेट पे करो, 1 टेबलेट के बाद में जो है उसको आधी टेबलेट पे करो, फिर फिनिश करो, ठीक है। जैसे मैं वाइसलोन की बता दूं, जैसे किसी क्लाइंट को वाइसलोन या प्रेडिसोलोन है 40 mg पर डे चल रही है, तो 5 दिन 40 mg चलेगी, फिर 5 दिन जो है वो 30 mg चलेगी, फिर 5 दिन जो है वो 20 mg चलेगी, फिर 5 दिन जो है वो 10 mg चलेगी, फिर 5 दिन जो है वो 5 mg चलेगी, फिर स्टॉप होगा। सडनली जो है वो स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। एंड ACTH रिप्लेसमेंट करेंगे अगर ज़्यादा ही जरूरत पड़ी तो, क्योंकि ACTH ही रिलीज नहीं हो रहा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये तो हो गया हमारे पास में हाइपो एड्रेनलिज्म। अब आ जाता है हमारे पास में हाइपर एड्रेनलिज्म। हाइपर एड्रेनलिज्म मतलब एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा सीक्रेट करने लग जाएगी, ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड जो है वो ज्यादा रिलीज होने लग जाएंगे, यानी कि ओवर एक्टिव ऑफ एड्रिनल ग्लैंड।
एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाएगी। अब देखो, एक्सेसिव हार्मोन प्रोडक्शन ड्यू टू ट्यूमर और हाइपरप्लेजिया, या तो ट्यूमर हो जाए जिसकी वजह से ज़्यादा जो है वो स्टिमुलेशन हो जाए, या फिर जो है वो हाइपरप्लेजिया हो जाए। ठीक है, अच्छा ट्यूमर वाली कंडीशन ऐसी आती है जिससे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो ये दोनों चीज़ों में आएगा। ठीक है, अगर ट्यूमर ऐसी जगह पे हो गया है जिससे हमारे पास में डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या ट्यूमर की वजह से हाइपरप्लेजिया है तो वहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, एंड हाइपरप्लेजिया आपको पता ही है, नंबर्स में बढ़ जाना दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया, साइज में बढ़ जाना हाइपरट्रॉफी कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी डिजीज होती है दोस्तों, कशिंग सिंड्रोम होता है। कशिंग सिंड्रोम, अब यहाँ पे कशिंग सिंड्रोम से कम मत कर देना। कशिंग से मैंने आपको एक चीज जरूर बताई थी, C4 चांद, यानी कि जो मून शेप फेस होता है वो हमें कशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ये जरूर चीजें जो है वो ध्यान में रखना, जहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया भी था। चलो 1 बाय 1 करके चलते हैं। कशिंग सिंड्रोम, एक्सेसिव कोर्टिसोल प्रोडक्शन, यानी कि कोर्टिसोल का जो हो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ACTH या हम कहें हाइपर एड्रेनलिज्म है, यानी कि एड्रेनल हार्मोन जो है वो ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो कोर्टिसोल का जो है वो ज्यादा सिक्रेशंस होगा। इससे क्या होगा, कशिंग डिजीज होगी। कशिंग डिजीज जो है वो कैसे होगी, पिट्यूटरी ट्यूमर सिक्रेटिंग एक्सेसिव ACTH। अब देखो दो तरीके से, या तो ACTH ज्यादा सिक्रेट हो जाए तो वो फिर एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट डालेगा, और एड्रेनल ग्लैंड फिर ज्यादा जो है वो कोर्टिसोल या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो है वो सिक्रेशन ज्यादा करेंगे। सेकंड चीज क्या हो सकती है दोस्तों, कि वहां पे हमारे पास में डायरेक्ट कोर्टिसोल हार्मोन या कोर्टिकल हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज हो जाएंगे। एड्रेनल ट्यूमर हो सकता है जो कि डायरेक्टली ओवर प्रोड्यूसिंग कोर्टिसोल, मैंने आपको बता दिया। एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज स्टेरॉइड, ठीक है, लंबे समय तक अगर स्टेरॉइड्स यूज करेंगे तो भी हमारे पास में जो है वो एड्रेनल स्टिमुलेशन हो जाएगा, या एड्रेनल ग्लैंड्स का जो है वो स्टिमुलेशन हो जाएगा, कोर्टिसोल का जो है वो स्टिमुलेशन हो जाएगा। कशिंग सिंड्रोम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, देन CNS इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। हाइपरग्लाइसीमिया, जस्ट देखो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया था, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया क्यों, क्योंकि कोर्टिसोल जो है वो ज्यादा ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। CNS इरिटेबिलिटी मिलेगी, थिन एक्सट्रीमिटीज मिलेगी, GI डिस्टर्ब हो रहेगा। फीमेल में एमनोरिया हिस्टोरिज्म देखने को मिल सकता है, थिन स्किन, पर्पल स्ट्राई एंड ब्रूस पैटेज जो है वो देखने को मिलेगा। ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरी तरीके से इफेक्ट हो चुका है। ठीक है, फेट डिपोजिशन मिलेगा, उसमें हमारे पास में जो है वीकनेस था, डिहाइड्रेशन था। मेल के अंदर गायनोकोमेस्टिया मिलेगा, यानी कि हमारे पास में ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। एंड मून फेस, ये मून फेस तो एग्जाम में मुझे लगता है कम से कम 50 बार जो है वो पूछा गया था। तो कशिंग सिंड्रोम में जो है वो मून फेस जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या क्या आएगा, मून फेस, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगा, मून फेस जो है वो देखने को मिलेगा। देन बफेलो हम्प, यानी कि इच्चे की साइड में जो है वो बिल्कुल ऊपर उठ जाएगा। एंड ट्रंकुलर ओबेसिटी, ठीक है, ट्रंकल ओबेसिटी, यानी कि पूरी जो है वो आपको बिल्कुल पाइप के जैसी ओबेसिटी जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पर्पल स्ट्राई, यानी कि स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलेंगे। थिन स्किन एंड इजी ब्रेसिंग, इजीली जो है ब्रेक डाउन वाली स्किन हो जाएगी। मसल्स वीकनेस एंड ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन होगा, ऑफ कोर्स हाइपरटेंशन क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जो है ज्यादा सीक्रेट हो रहा है। एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट हो तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगा और सोडियम का रीएब्जॉर्बेशन होगा। डायबिटीज भी देखने को मिलती है और मूड स्विंग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस हम किस तरीके से करेंगे, डायग्नोसिस में हम चेक करेंगे 24 आवर्स यूरिन जो है वो चेक करेंगे फॉर कोर्टिसोल टेस्ट। ठीक है, कोर्टिसोल टेस्ट के लिए जो है वो 24 आवर्स का यूरिन जो है वो कलेक्शन करेंगे। एंड डेक्सामेथाजोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे। डेक्सामेथाजोन सप्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, डेक्सामेथाजोन जो है वो देखते हैं। ठीक है, उससे जो है वो किस तरीके से रिएक्शन आता है वो सारी चीज देखेंगे। CT स्कैन एंड MRI देखेंगे टू आइडेंटिफाई ट्यूमर। एड्रेनल ग्लैंड की जो है CT स्कैन करेंगे, MRI देखेंगे कि कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, कहीं कोई जो है वो हाइपरप्लेजिया तो नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो एड्रेनल हार्मोन जो है वो ज्यादा सीक्रेट हो रहे हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में होगा सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर हमारे पास में ट्यूमर प्रेजेंट है तो सर्जरी के द्वारा उस ट्यूमर को जो है वो निकाल दिया जाएगा। एंड कीटाकेनाजोल या फिर मेटोप्रेन देते हैं, ये कोर्टिसोल सिंथेसिस इनहिबिटर है, कोर्टिसोल के कंट्रोल को जो है वो कम कर देते हैं। क्लियर है। कौन सिंड्रोम जो है, यानी कि कौन सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपर एल्ड्रोस्टेरोनिज्म, यानी कि एड्रेनल एडिनोमा हो जाएगा या हाइपरप्लेजिया होगा, उसकी वजह से होता है। ठीक है ना। एक होता है हमारे पास में कौन्स डिजीज, एक होता है कौन सिंड्रोम। वहां पे भी मैंने बताया था कि हमारे पास में जो है वो कौन सी
डिजीज जो है वो ACTH इसकी स्टिमुलेशन की वजह से होता है, और कौन सिंड्रोम एड्रिनल ग्लैंड की जो है वो स्टिमुलेशन की वजह से होता है। तो ये दोनों में जो है वो आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए, ठीक है। ये प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से होता है, यानी कि कौन सी सिंड्रोम या कौन सी डिजीज, ये दो चीजें। तो कौन सिंड्रोम जो है हमारे पास में जो है वो डायरेक्टली एड्रिनल ग्लैंड की जो है वो हाइपर एक्टिविटी की वजह से होता है। सिम्टम्स की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स बीपी जो है वो इंक्रीज मिलेगा, और रेजिस्टेंस और ट्रीटमेंट, रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट भी दोगे तो भी रेजिस्टेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उन सब चीज़ों के लिए, लेकिन एल्ड्रोस्टेरोन तो कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है। एंड हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया क्यों दोस्तों, पोटेशियम हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे पास में क्या हो, पोटेशियम को बाहर निकाला। सोडियम का तो रीएब्जॉर्प्शन करेगा और पोटेशियम को बाहर निकालेगा, यही तो एल्ड्रोस्टेरोन का काम है। और हाइपर एल्ड्रोस्टेरोन है, यानी कि एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे पास में ज्यादा है। तो एल्डोस्टेरोन सोडियम को तो अंदर रख रहा है, इसलिए हाइपरटेंशन हो रहा है, कितनी मेडिकेशन तो हाइपरटेंशन रहेगा, और पोटेशियम को बाहर निकाल रहा है, तो पोटेशियम की जो है डेफिशिएंसी मिलेगी, लो पोटेशियम देखने को मिलेगा, जिससे मसल्स क्रैम्प एंड वीकनेस आएगी। एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्यों? हाई ब्लड पीएच की वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। ये साइन सिम्टम्स जो हो बेसिकली देखने को मिलेगा। स्ट्रोक हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेमोरी लॉस हो सकता है, हार्ट एरिथमिया। हार्ट एरिथमिया क्यों दोस्तों? क्योंकि पोटेशियम की जो है वो यहाँ पे डेफिशिएंसी है और सोडियम जो है वो यहाँ पे कम है, इसलिए एरिथमिया हो सकता है। और एरिथमिया में सिर्फ इंक्रीज हार्ट रेट नहीं होता, डिक्रीज भी आती है, ठीक है। एंड मेटाबॉलिक जो है वो सिंड्रोम होगा इसमें हमारे पास में, देन हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एंड किडनी डिजीज होगी। ये हमारे पास में कौन सिंड्रोम के जो है वो एग्जाम्पल है। डायग्नोसिस की बात करें तो ऑफकोर्स आपको पता ही है क्या डायग्नोसिस मिलेगा आपको, हाई एल्डोस्टेरोन, ऑफकोर्स एल्डोस्टेरोन जो है यहाँ पे ज्यादा सीक्रेट है, एंड लो रेनिन रेशियो, रेनिन को तो सीक्रेट होने का कहीं मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले से एल्डोस्टेरोन जो है वो ज्यादा है। और सीटी स्कैन करवाएंगे तो एड्रिनल ट्यूमर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, या तो ट्यूमर को जो है वो तो उसको सर्जिकली जो है वो रिमूव करो, या फिर जो हम स्पिरुलिनेक्टोन जो है वो देंगे। स्पिरुलिनेक्टोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है, यानी कि जो एल्डोस्टेरोन जो वर्क कर रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो काम करता है, उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। कोई भी चीज एंटागोनिस्ट मतलब उसके अपोजिट काम करने वाली, ठीक है। और सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, सर्जरी के द्वारा जो है उस ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं। देखो याद करने का सीधा सीधा फंडा मैं बताता हूं आपको। एंडोक्राइन सिस्टम में अगर कहीं पे भी हाइपोसिक्रेशन हो रहा है किसी भी चीज का, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड मान लो, थायराइड ग्लैंड मान लो, या फिर हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड मान लो, अगर सीक्रेशंस कम हो रहा है तो उस हार्मोन को देके हम वहां पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर डेफिशिएंसी है तो। और अगर ज्यादा है, ठीक है ना, एक्सेस है, तो उसके अगेंस्ट उसको काट करने वाला, यानी कि एक तरीके से हम एंटीडोट टाइप से जो है वो दे सकते हैं। तो एक चीज तो ये चीज आप कंटेस्ट कर लो। दूसरी चीज, अगर हाइपर एक्टिव हो रहा है ट्यूमर की वजह से, हाइपरप्लेजिया की वजह से, तो सीटी स्कैन उसमें मेन डायग्नोसिस आ जाएगा और सर्जिकल रिमूवल जो है वहां पे कर देते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड को हम रिमूव कर देंगे। थायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो थायराइड को जो है वो रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से जो है रिमूव करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा, यानी कि एड्रिनल मेडुला ट्यूमर, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्सेसिव कैटाकोलामाइंस जो है वो सीक्रेट होते हैं। पहली बात तो क्या होता है, अब इसमें हम जो है वो हमारे पास में डिक्रीज को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि डिक्रीज वाले को तो कंट्रोल किया जा सकता है पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा, ठीक। जैसे एड्रिनल मेडुला हार्मोन जो है डिक्रीज हो जाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा जो है वो इसको इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर एक्सेसिव सीक्रेट हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फियोक्रोसाइटोमा, यानी कि एड्रिनल मेडुला के अंदर जो है वो ट्यूमर हो जाए। नॉर्मली तरीके से तो क्या होता है कि एड्रिनल हार्मोन अगर ज्यादा सीक्रेट होगा तो पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा उसको कंट्रोल कर दिया जाता है, और अगर कम सीक्रेट होगा तो पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा जो है उसको स्टिमुलेट कर दिया जाता है, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पैरेलल काम करते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने जो है वो बता दिया था। अब जैसे हमारे पास में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कंट्रोल का बैलेंस रहता है तो इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए मेडुला हार्मोन में ट्यूमर आ जाए, या मेडुला में जो है एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर हो जाए, ट्यूमर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जो है वो एड्रिनल हार्मोन जो है वो रिलीज होने लग जाएगा। तो उसमें हम क्या देखने को मिलेगा, ट्यूमर इन ऑफ क्रोमाटिन सेल्स इन एड्रिनल मेडुला, तो उसमें हमें जो है वो 5P देखने को मिलेंगे। अब 5P क्या, रटो मत, क्या क्या हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या क्या कर रही थी मेडुला में, मेडुला में क्या कर रही थी, हाइपरटेंशन करवाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, इसलिए प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि हाइपरटेंशन सीवियर एंड एपिसोडिक होगा।
सीवियर होगा और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे होगा। नेक्स्ट P फॉर पेन। पेन क्यों होगा दोस्तों? हेडेक होगा। हेडेक क्यों? हाइपरटेंशन की वजह से जो है वो हेडेक होगा। नेक्स्ट हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पैल्पिटेशन। एक होता है पैल्पेशन, एक होता है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन होता है हार्ट रेट इतनी ज्यादा इंक्रीज होना कि हमें खुद से जो है वो सुनाई देती है, उसको हम बोलते हैं पैल्पिटेशन। तो ये हमारे पास में होगा टेकिकार्डिया, स्वेटिंग एंड एंजाइटी, ये सब चीजें। देन प्रेस्पिरेशन, यानी कि एक्सेसिव जो है वो स्वेटिंग होगी। आपको भी पता है कि हमारे पास में एड्रेनल हार्मोन जो है वो ज्यादा सीक्रेट होगा, तो स्वेटिंग तो होगी। एंड पेलर, स्किन जो है वो पेल होगी, फ्लैशिंग हो जाएगी। ठीक है। डायग्नोसिस में हम क्या देखेंगे दोस्तों? 24 आवर्स जो है वो यूरिन का देखेंगे, 24 आवर यूरिन जो हो मेटानेफ्रिन देखेंगे, एंड VMA वाइनिल मैडेलिक एसिड टेस्ट जो है वो करेंगे, और CT स्कैन और MRI जो है वो देखेंगे कि कहीं पे ट्यूमर तो नहीं है। और ट्यूमर है तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों? सर्जिकल रिमूवल करेंगे ट्यूमर का, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, या फिर अल्फा ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, आपने देखा अल्फा बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारे पास में एड्रेनल हार्मोन्स है, ठीक है, उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। क्लियर है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन में हमने जो है वो क्या पढ़ा था? एड्रेनल ग्लैंड पढ़ा था। थोड़ी सी हमारे पास में जो है बड़ी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि है ही ये बड़ी ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एसेंशियल है स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। और एड्रेनल डिसऑर्डर जो है वो हार्मोनल डेफिशिएंसी एंड एक्सेस दोनों में वर्क करते हैं। डेफिशिएंसी में हमारे पास में जो है वो क्या होता है? एडिसन डिजीज होती है, और एक्सेस में क्या होता है? कसिंग सिंड्रोम होता है। एंड रिक्वायर्ड अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ये भी आपको पता है कि अर्ली डायग्नोसिस जो है वो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आज ही क्लास में जो है हमने क्या पढ़ा था? एड्रेनल ग्लैंड को पढ़ा था। सबसे पहले हमने इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को देखा था, कहाँ पे सैचुरेटेड होती है, एक पैर में होती है, संख्या में 2 होती है, रीनल ग्लैंड के ऊपर होती है, इसलिए इसको सुपरा रीनल ग्लैंड भी बोला था। ये जो है वो ट्रायंगुलर एंड कॉन्क्रेव शेप में अर्धचंद्राकार जो है वो स्ट्रक्चर होती है। इनके डायमीटर पढ़े थे, वजन पढ़ा था। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में जो है हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी। स्ट्रक्चर में जो है उसकी 2 लेयर होती है, एक जो है वो कॉर्टेक्स होता है, एक जो है वो मेडुला होता है। कॉर्टेक्स की फिर फर्दर जो है वो 3 लेयर होती है, जोना ग्लोमेरुलस होता है, जोना फेसिकुलेट होता है, जोना रेटिकुलरिस होता है। जोना ग्लोमेरुलस जो है वो उससे हार्मोन रिलीज होते हैं, उनको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में एल्डोस्टेरोन। सेकेंड हमारे पास में जोना फेसिकुलेटा, उससे हमारे पास में जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिनको हम जो है वो कोर्टिसोल हाइड्रोकोर्टिसोन के नाम से जो है वो जानता है। नेक्स्ट जो है वो एंड्रोजन होते हैं, जिनको हम सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये तीनों के तीनों हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। फिर हमने मेडुला को देखा था। मेडुला से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे पास में, कौन कौन से? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, या इसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कह सकते हैं, ये सारी चीजें। देन उसके बाद एल्डोस्टेरोन को हमने देखा था कि एल्डोस्टेरोन यानी कि हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन को देखा था। एल्डोस्टेरोन में हमने देखा था कि किस तरीके से बीपी को जो है वो कंट्रोल करता है। रास मैकेनिज्म को हमने जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, सोडियम का रीअब्जॉर्वेशन करता है, वाटर का रीअब्जॉर्वेशन करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, फाइनली बीपी को जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो बीपी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो बीपी फॉल होगा। उसके बाद हमने जो है वो कोर्टिसोल को देखा था। कोर्टिसोल जो है हमारे पास में स्टेरॉइड, एक्चुअल स्टेरॉइड हार्मोन है, जो कि डायरेक्टली जो है वो हमारे पास में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो कोरिलेट करता है। ठीक है, ये जो है वो क्या करवाता है? ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करवाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, एनर्जी का जो है वो प्रोडक्शन करता है। क्लियर। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद डेफिशिएंसी में भी आपको पता है, हाइपर एक्टिव में भी जो हो पता है। लास्ट हमारे पास में जो है वो एंड्रोजन आ गया, सेक्स हार्मोन हो गया। ये बेसिकली जो हो प्यूबरिटी को मेंटेन करते हैं, मसल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद हमने जो है मेडुला को देखा था कि किस तरीके से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में वर्क करते हैं। उसके बाद जो है वो डेफिशिएंसी देखी थी और हाइपर एक्टिव देखा था। सबसे पहले हमने हाइपर एक्टिव में देखा था, हमारे पास में एडिसन डिजीज थी। अब एडिसन डिजीज था मतलब कि हाइपर एक्टिव है, ठीक है, सॉरी हाइपो एक्टिव में देखा था। हाइपो एक्टिव में जो है हमारे पास में एडिसन डिजीज थी। एडिसन डिजीज में था, आपने देखा होगा कि कोर्टिसोल और हमारे पास में जो है वो एल्डोस्टेरोन दोनों की जो है डेफिशिएंसी होगी तो बीपी कम होगा, वीकनेस होगी, फटीग होगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। सेकंड आ गया हमारे पास में हाइपर एक्टिव, दैट इज कॉल्ड कसिंग डिजीज। कसिंग डिजीज को हमने देखा था किस तरीके से सारी चीजें एक्टिवेटेड होने के बाद क्या क्या चीजें होती है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, मोटापा, ये सारी चीजें। देन मून से फेस जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल जो है वो पफी जो है वो फेस हो जाता है। उसके बाद में हमने सूडोसाइकोट्रोमा देखा था। देन उसके बाद मेडुला के ट्यूमर देखे थे, और इस तरीके से हमारे पास में ये डिजीज जो है वो फिनिश हो जाती है। आज की क्लास जो है वो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करना जो हो मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने इसको जो है वो लंबी क्लास लेना भी जो है उचित समझा।
नेक्स्ट क्लास में नए डिसऑर्डर के साथ मिलेंगे। तब तक दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।